अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 42 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड की शुरुआत में कोहिनूर साहब जंगल में एक मकाम पे उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस्मान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर अपने घोड़े रोक लेते हैं। उस्मान साहब बोरान को कहते हैं, बोरान, बालगाय के सामने गुप्तों का मामला खुलने मत देना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। बोरान ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोहिनूर सिपाही उस्मान को कहते हैं, मैं मुहिम पे था, इसीलिए मैं आपके शादी में मौजूद नहीं हो पाया। अल्लाह आपकी औलाद और बरादरी में बरकती अदा करे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहो। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, कमांडर बोकी ने क्या कहा? तो कोहिनूर के सिपाही वो सारी बात उन्हें बताते हैं जो कमांडर बोकी ने उन्हें बताया था। ये सुनकर गुंदोस कहते हैं, साफ बात है कि उनके साथ दुंदार साहब और बहादुर भी आएंगे। इसी दौरान बालगाय, गुप्तोक और मंगोल सिपाही वहां पहुंचते हैं। घोड़ों से उतरकर बालगाय कहता है, आज वक्त आ गया है कि इस जमीन को खून से रंग दिया जाए। फिर वो कहता है, एलेक खान की रूह आज खुश हो जाएगी उस्मान। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है बालगाय, बताओ कमांडर बूके पे तुम्हारा कितना यकीन है? इस पर बालगाय कहता है, वो मेरा उतना ही वफादार है जितना एक बीमार कुत्ता अपना मालिक का होता है। इस पर उस्मान कहते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये कहकर उस्मान जमीन पे एक नक्शा बनाने के लिए बैठ जाते हैं। आलिसार साहब, कमांडर बुके और दुंदार साहब ने जंगल में एक जगह पड़ाव डाला होता है। इसके बाद आलिसार साहब कहते हैं, तमाम तैयारियां तकनील के मराहिल में है दुंदार साहब। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, जल्दी ही बहादुर भी कोई खुशखबरी लेके आएगा इंशाअल्लाह। इसी दौरान बहादुर वहां आता है और कहता है, कोहिनूर मेरे हाथ से निकल गया। ये सुनकर दुंदार साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जबकि आलिसार साहब कहते हैं, जैसे उस्मान खेलना चाहता है वैसे ही खेलते हैं। हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हम उनके जाल में फंस गए हैं, लेकिन असल में वो लोग जाल में फंस जाएंगे। दुंदार साहब पूछते हैं, कैसे? आलिसार साहब कहते हैं, उस्मान ने कमांडर बुके से कहा है कि वो मुझ पर मेरे कमीनगाह पर हमला करेगा। बालगाय और उसके सिपाही भी मेरे ऊपर घात लगाएंगे, लेकिन ये सब कुछ उस पहाड़ के पीछे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे उस्मान का इंतज़ार करूँगा। इस पर कमांडर बुके कहता है, बालगाय को नहीं लगता कि मैं उसको धोखा दूंगा। इस पर आलिसार साहब कहते हैं, गियातू के सामने तुम्हारे नाम पे जो धब्बा लगा है वो भी धुल जाएगा। फिर आलिसार साहब बातूर का खंजर निकाल के कहते हैं कि हम उस्मान से भी एक दिन छुटकारा ज़रूर पाएंगे। फिर वो कहते हैं, अगर मैंने बातूर के खंजर से उस्मान का जिगर ना और अगर उसका सर कलम करके कबीले ना भिजवाया तो मेरा नाम भी आलिसार नहीं। दूसरी तरफ उस्मान बालगाय को अपना मंसूबा समझाते हुए कहते हैं, मैं आलिसार के कोई हरकत करने से पहले ही उस पर हमला कर दूंगा। आलिसार अपना ठिकाना घात वाले जगह के करीब रखेगा। हम लोग 3 महाजों पे लड़ेंगे। इस पर बालगाय पूछता है, तीसरा महाज कौन सा है? गुंदोस साहब बताते हैं कि हम बामसी साहब के सिपाहियों के साथ आलिसार के हवेली पे हमला करेंगे। के बाद बालगाय कहता है कि वक्त आ गया है कि हम अपने हथियारों को खून में डुबोएं। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहते हैं, कि आप जानते हैं मैं इसके बाद आप सबसे कहाँ मिलूंगा? ये कहकर बालगाय अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आलिसार साहब दुंदार साहब से कहते हैं, आप घात वाली जगह पे बहादुर के साथ जाएंगे, जबकि मैं कमांडर बुके के साथ उस्मान का शिकार करूंगा। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, उस्मान मेरा शिकार है, मेरे बेटे बातूर का खून अभी भी उसके गर्दन पे है। इस पर आलिसार साहब कहते हैं, मैं भी उस्मान के खून का प्यासा हूँ दुंदार साहब, लेकिन जब गियातू आएगा तो उस्मान को गियातू के सामने पेश करना ज़रूरी है। इस पर दुंदार साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर गियातू ने उस्मान को हमारे हवाले ना किया तो? अगर उसने खुद उसे मारा तो मेरे इंतकाम का क्या होगा? इस पर आलिसार साहब कहते हैं, मैं एक भेड़िए को शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उसकी खाल की पड़ी है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। अगर आपको तकलीफ है तो आप वापस चले जाएं। इस पर गुस्से से दुंदार साहब आलिसार साहब की तरफ बढ़ते हैं तो बहादुर दखल देके कहता है, बाबा आलिसार साहब, ये बहस करने का वक्त नहीं है।
इस पर आलिसार साहब कहते हैं, मैं आपका दुख समझता हूँ दुंदार साहब। फिर वो बातूर का खंजर निकालते हुए कहते हैं, उस्मान जिस हालत में भी आएगा इस खंजर का काम पूरा होके ही रहेगा। इस पर दुंदार साहब कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हमें बस उसकी मौत चाहिए। मैं गिद्धों को बस उसकी लाश नोचते हुए देख लूँ, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। दूसरी तरफ बालगाई, चिरकुताई और मंगोल के सिपाही एक जगह घात लगा के बैठे होते हैं। उसी दौरान वहाँ गुप्तोक आता है और बालगाई से कहते हैं, कमांडर बालगाई, क्या उस्मान हमारे साथ फिर से कोई खेल तो नहीं खेलेगा? इस पर बालगाई कहता है, परेशान मत हो, उस्मान भेड़िए की तरह चालाक है। उसे पता है कि वो मेरे बगैर घियातू का मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर गुप्तोक कहता है, पता नहीं उस्मान और आलिशार की आपस की लड़ाई में हम क्यों शामिल हो गए। बालगाई कहता है, आलिशार सिर्फ उस्मान का दुश्मन नहीं है, उसने घियातुओं के साथ मिलकर मेरे सारे मंसूबों को नाकाम किया है। फिर गुप्तोक कहता है, अगर घियातु जान गए कि आलिशार को मारने में हम उस्मान के साथ थे तो क्या होगा? जवाब में बालगाई कहता है, हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मुर्दे बोलने से रहे। फिर बालगाई कहता है, जब घियातु और उस्मान आपस में लड़ रहे होंगे मैं दोनों को ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ तैयारी में मशरूक होते हैं। उसी दौरान वहाँ कोहिनूर साहब आते हैं और उस्मान को कहते हैं, वो गिद्ध हमारा अपने घरों में इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए उन पे हमला करते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, कामयाबी के रास्ते में बहुत से लोग घात लगाए बैठे होते हैं। दूसरी तरफ बोरचन अपने घोड़े पे सवार होके हवेली पे दाखिल होती है। वो तेजी से आइगुल और जोहरा खातून की तरफ बढ़ती है। इस पर जोहरा खातून उससे पूछती है, क्या बात है? बोरचन बताती है कि दमीद जी की बेटी आई थी, उसने बताया है कि वाला खातून का जहेज आया है, यकीनन उस्मान ने उससे शादी कर ली है। इसी दौरान उंजा और बाला खातून भेष बदले हुए हवेली के बाहर पहुंच जाती है, जबकि चोखो मलबूस गुंदोज साहब और उनके साथी हवेली को घेरना शुरू कर देते हैं। हवेली के दरवाजे पे पहुंचते ही एक सिपाही उंचा खातून और बाला खातून से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर बाला खातून कहती है कि हम आइगुल खातून को सब्जियां पहुंचाने आए हैं। दूसरी तरफ सल्जूकी सिपाही जंगल में उस जगह से गुजर रहे होते हैं जहां पर बालगाई ने घात लगाई हुई होती है। एक सल्जूकी सिपाही आलिसार साहब के कपड़े पहने हुए घोड़े पे सवार होता है। उसे देखकर बालगाई कहता है, आलिसार तो तुम भी आए हो। बालगाई उसे आलिसार समझ के एक तीर मारता है जो कि उसके गर्दन के आर पार हो जाता है। इसके बाद बालगाई के सिपाही बाकी सल्जूकी सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। फिर बालगाई आगे बढ़ता है और आलिसार साहब के लाश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसके गर्दन को काट के किसी ऐसे जगह पे लटका दो जहाँ से उस्मान उसे देख पाए। फिर एक सिपाही उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और कहता है, ये आलिसार नहीं है बालगाई। बालगाई के मुंह से एकदम से निकलता है घात। इसके साथ ही उन पे तीरों की यलगार हो जाती है और मंगोल सिपाही उन तीरों के हमले के चपेट में आ जाते हैं और बालगाई एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। सारे मंगोल सिपाहियों को ख़त्म करने के बाद धुंदार साहब अपने सिपाहियों के साथ बालगाई की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है बालगाई। मौका देखते ही बालगाई एक तीर मारते हैं जो कि धुंदार साहब के साथी के सीने में घुस जाता है। ये देखकर वो सभी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ आलिसार साहब अपने सल्जूकी सिपाहियों के साथ अपने पड़ाव पर बैठे होते हैं। इसी दौरान उस्मान अपने साथियों के साथ उसके पड़ाव के पास पहुंचकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और अपने मुंह से एक खुफिया आवाज़ निकालते हैं। इस आवाज़ को सुनते ही आलिसार साहब के सिपाहियों पे तीर बरसने लगते हैं। आलिसार साहब चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहते हैं, हमला। इसके बाद उस्मान और उनके सिपाही तलवारें लेके आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सल्जूकी सिपाही भी उस्मान की सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं। उस्मान को अपनी तरफ आते हुए देखकर आलिसार कहता है, आओ अपनी मौत की तरफ आओ उस्मान। उस्मान आगे बढ़कर सल्जूकी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और बहुत से सल्जूकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी दौरान सल्जूकी सिपाहियों के तीरों के वजह से उस्मान के सारे सिपाही ज़मीन पे गिर जाते हैं।
लेकिन उस्मान साहब सल्जूकी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते हुए चले जाते हैं। फिर आलिसार साहब के आखिरी सिपाही को भी मौत के घाट उतारते हुए उस्मान कहता है, कहाँ छुपे हो आलिसार, बाहर निकलो। ये सुनकर आलिसार साहब उस्मान के सामने आ जाते हैं। आज का दिन उसका है जो दूसरे पर कलमा पालेगा। ये सुनकर उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आलिसार साहब कहते हैं, साथियों हमला। इसके साथ ही कमांडर बुके बेशुमार साथियों के साथ घास फूस से बाहर निकलते हैं और वो लोग उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पर आलिसार साहब कहते हैं, मुझे उस्मान जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ आलिसार के हवेली के अंदर जाने वाला सिपाही बाहर निकल के आता है और दूसरे सिपाहियों के साथ कुछ खुसुर फुसुर करता है। उन्हें देखकर उंचा खातून कहती है, लगता है इन्हें शक हो गया है बाला। बाला खातून कहती है, गनीमत तैयार है उंचा। इसके बाद सिपाही बाला खातून और उंचा खातून की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, आयगुल खातून की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है। ये सुनकर उंचा खातून और बाला खातून अपने सामने खड़े हुए सिपाहियों को लात मारकर गिरा देती है। इसी दौरान बामसी साहब, अब्दुल रहमान गाजी और सारे दरवेश अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बाहर निकल आते हैं। ये देखकर चारों तरफ हलचल मच जाती है और सल्जूकी सिपाही एकदम से हवेली का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इससे पहले कि सल्जूकी सिपाही उन पे हमला करे, उससे पहले ही गुंदोज के सिपाही उनको मौत के घाट उतार देते हैं। आयगुल खातून चिल्लाते हुए कहती है, अब बात महल पे हमला करने तक आ चुकी है। फिर वो सिपाहियों को कहती है, अंदर के सारे दरवाजे बंद कर लो और तलवार अपने हाथ में ले लो। इसी दौरान गुंदोज साहब हवेली के सामने पहुंचकर अपने ऊपर से चोगा हटा देते हैं और सामने आने वाले सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आयगुल खातून चिल्लाते हुए कहती है, ये संजाक सरदार का घर है, अगर वो हवेली पे नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बीवी घर पर मौजूद है। हम हमलावरों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी तरफ तीर खत्म होने पर बलगाई अपने कमान को फेंक दे और तलवार को हाथ लगा लेता है। पर धुंधार साहब पेड़ के पीछे से निकलते हुए कहते हैं, उसका तीर खत्म हो गया है, इसको मुझ पर छोड़ दो। ये देखकर बालगाई भी बाहर निकल आता है और अपने तलवार को हाथ में उठा लेता है। इस पर बालगाई धुंधार साहब को कहते हैं, तुम बहुत जल्दी ही उन दिनों को भूल गए जब तुम रेंगते हुए मेरे पास आए थे। इस पर धुंधार साहब कहते हैं, रात गई बात गई। इस पर बालगाई कहता है, बेवकूफ धुंधार, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बीवी है। बालगाई अपने चारों तरफ सल्जूकी सिपाहियों को देखकर कहता है, लगता है यहीं से जन्नत जाना पड़ेगा, लेकिन यकीन रखो मैं जाते जाते तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर धुंधार साहब हंसते हुए कहते हैं, आओ बालगाई और मेरी तलवार का मजा चखो। इसके बाद धुंधार साहब और बालगाई का मुकाबला होता है। बालगाई उनके हाथों पे वार कर कर उनकी तलवार गिरा देता है और जैसे ही उनकी गर्दन पे वार करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं, उसी वक्त बहादुर अपने तीरों से बालगाई को जख्मी कर देते हैं। बालगाई लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, जिससे उसकी तलवार उसके हाथों से गिर जाती है। फिर धुंधार साहब अपनी तलवार उठाते हैं तो बालगाई भी अपनी तलवार उठा लेते हैं। फिर धुंधार साहब बालगाई को मारने के लिए अपनी तलवार को हवा में उठाते हैं तो इसी वक्त गोपतोक का तीर उनके हमले को नाकाम कर देता है। फिर गोपतोक और उनके सिपाही तीर बरसाते हैं तो वो लोग पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। उसी दौरान गोपतोक चीर कोताई को कहता है, तुम बालगाई को देखो, मैं इन्हें संभालता हूँ। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब बेल आइकन को दबाएं।